सर आपने वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बताया था वो एक बार दोबारा बता दो। बता देते हैं। और उसके अलावा कोई और डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर हो रही है। हमने जो कल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कल हमने पढ़ा था खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि मोहिरी बीबी और इस केस के अंदर बेसिक डिफरेंस ये था कि मोहिरी बीबी के केस में प्लेन कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो एक माइनर है। खानगुल के केस में मैंने आपको बताया था कि माइनर ने अपनी एज को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया था मेजर हो, और डिफेंडेंट प्लेंटिफ उस बात के ऊपर मान गया कि ये मेजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। फैक्ट्स इसके यही थे कि 17,000 रुपए का एक प्लॉट था कि माइनर डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिफ के साथ एग्री कर गया था उसको सेल करने के लिए। 17,000 रुपए लेने के बाद माइनर रिफ्यूज कर गया कि मैं आपको अमाउंट और नहीं दूंगा, मैं माइनर हूं इसलिए मैं आपको प्लॉट भी नहीं दूंगा और मैं 17,000 रुपए जो आपने दिए वो भी मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा। इस केस में फिर दो बने। पहला इश्यू इस केस के अंदर ये था कि क्या माइनर को स्टॉप किया जा सकता है माइनॉरिटी प्लीड करने के लिए, माइनर बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग माइनॉरिटी। पहला क्वेश्चन इसके अंदर इश्यू ये था, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं आप माइनर को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड इसके अंदर इश्यू जो रेज हुआ था कि अगर आपने माइनर को परफॉर्म करने से रोका है तो क्या जो माइनर ने अमाउंट रिसीव किया या कोई भी चीज रिसीव करी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या वो भी उस चीज को रिटेन करेगा? मतलब वो फ्रॉडुलेंटली अपनी एज को रिप्रेजेंट भी करे, सामने वाली पार्टी उसको उससे उसको नुकसान, और वो उसको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी ना करे और वो अमाउंट भी रखे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल जो अप्लाई हुआ मैंने आपको कहा था इक्विटेबल जस्टिस प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, और उस इक्विटेबल जस्टिस में कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसको हम उसी पोजीशन के अंदर वापस ले आते हैं जिस पोजीशन में वो थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या पोजीशन थी दोनों की? प्लेंटिफ पोजीशन थी कि उसके 17,000 रुपए उसके पास थे जो कि माइनर को नहीं गए थे, तो वो 17,000 रुपए उसको वापस कर दिए और माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया। तो हमने दोनों के साथ जस्टिस किया, यहाँ हमने उसके माइनॉरिटी को कंसिडर करते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से उसको रोक दिया, उसको प्रिवेंट कर दिया, लेकिन हमने सामने वाले एक्ट करने के लिए अमाउंट सामने वाले व्यक्ति को रिटर्न कर दिया जो कि 17,000 रुपए अमाउंट। अब क्लियर हो गया आयुषी? यस सर। और किसका डाउट हो? विशाखा, शुभंकर, मैम, शिवम, रेणुका? नो सर, नहीं ठीक है। कोई डाउट नहीं? ठीक है। रेणुका, शिवम? नो डाउट सर। शिवम, शुभंकर? नो डाउट। शिवम है क्लास में? शिवम शायद क्लास में। शिवम आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है शिवम? नो सर। ठीक, चलिए। इसके बाद हमने खानगुल वर्सेस लखा सिंह केस को कर लिया था। एक केस मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं रिलेटेड टू माइनॉरिटी। बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट केस है और कई जुडिशियल सर्विसेज स्टेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आया है कि राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब का एक केस था। एक्चुअली पहले मैंने इस केस के फैक्ट्स भी यहीं पर स्लाइड में मेंशन किए, तो पढ़ ले। ये भी माइनॉरिटी के साथ अगर आप किसी सूट में एंटर होते हो तो क्या उसके कॉम्प्लिकेशन, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, क्या होगा, हम उसको पढ़। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्स के अंदर ये बात बोली कि प्लेंटिफ था एक, मैं अगर आप चलिए मैं आपको पहले केस बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। प्लेंटिफ माइनर वाज अलॉटेड द रोल ऑफ एन एक्ट्रेस इन सर्टेन फिल्म बाय द डिफेंडेंट। एक माइनर थी, उसको एक मूवी के अंदर दिया गया डिफेंडेंट के द्वारा जो कि उस मूवी का प्रोड्यूसर था। ठीक है।
देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। अब ध्यान रखिए इस केस प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ है माइनर, तो एक एग्रीमेंट हुआ, वर्ड क्या है यहाँ पर एग्रीमेंट, फिर शब्दों पर ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट माइनर के साथ हो सकता है नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए हमें केवल ऑफर और प्रपोजल, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन चाहिए, इससे ज्यादा हमें एग्रीमेंट में और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अनदर एग्रीमेंट वाज मेड विद हर फादर, मतलब यहाँ पर दो एग्रीमेंट बने, एक तो माइनर और प्रोड्यूसर के साथ पहला एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट हुआ फादर और प्रोड्यूसर के साथ, फादर और प्रोड्यूसर के साथ दूसरा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। Subsequently, the role was given to another actor. पहले तो दोनों के साथ एग्रीमेंट हो गया, प्रोड्यूसर का फादर के साथ और डॉटर के साथ, और उसके बाद जो रोल उस माइनर को देना था वो रोल माइनर को ना देकर किसी और एक्ट्रेस को दे दिया गया बाय द डिफेंडेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो यहां तक हमें फैक्ट्स में समझ में आ रहा है कि एक प्रोड्यूसर ने जो ब्रीच किया है फादर और बेटी के साथ कि आपको मैं रोल दूंगा, और वो रोल नहीं दिया गया, ठीक है, बाय द डिफेंडेंट। एग्रीमेंट विद द प्लेंटिफ एंड अनदर विद हर फादर वाज टर्मिनेटेड। तो जो फादर के साथ और डॉटर के साथ एग्रीमेंट किया था उसे टर्मिनेट कर दिया गया। वाज हर्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। अब मैटर किया बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। यहां तक फैक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जब मैटर गया हाई कोर्ट तो डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन ये आया, द एग्रीमेंट विद द प्लेंटिफ हैड वैलिड कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर ये बोल प्लेंटिफ के साथ एग्रीमेंट किया गया है, उसमें प्लेंटिफ को कंसिडरेशन वैलिड मिल रही है। अभी हम प्लेंटिफ की कंसिडरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट को क्या बताया था, ऑफर, प्रपोजल, प्रॉमिस, दोनों का प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन होगी। तो प्लेंटिफ के लिए यहाँ पर वैलिड कंसिडरेशन है कि वो एक मूवी के अंदर काम करेगी और मूवी के अगेंस्ट में उसको पैसा मिलेगा। और अगर मैं एक लाइन के अंदर बताऊं तो उस मूवी के अंदर का पैसा कमाना उसके लिए कंसिडरेशन, ठीक है। बट इट इन्वॉल्व अ माइनर। कंसिडरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन मिल रहा है उसके अंदर, वो एग्रीमेंट एक माइनर के साथ हुआ है। तो अभी हम ऊपर दो केसेस पढ़कर आए हैं, उन दो केसेस में हमने क्या पढ़ा है कि माइनर के साथ किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट void because it is not enforceable by law, because सेक्शन 11 ये कहता है कि ये लोग ही कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और उसमें 11 का सब क्लॉज 1 जो है, जो ए पॉइंट है, वहां पे माइनर वर्क लिखा हुआ है कि माइनर कैपेबल नहीं होता, ठीक है। तो माइनर के साथ जो एग्रीमेंट हो वो void हो गया क्योंकि कैपेबल नहीं है। अब आगे देखिए, hence it was a void agreement। आगे देखिए, the agreement with father had no consideration। अब जो एग्रीमेंट था वो सेकंड कंसिडरेशन था। अब फादर के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने में, उस एग्रीमेंट में एंटर होने में कंसिडरेशन क्या, फादर के लिए कंसिडरेशन ये थी कि मेरी बेटी को उस मूवी के अंदर रोल मिले, ये कंसिडरेशन थी। यहां पर इन्होंने लिखा कि फादर के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। हम आगे पढ़ते हैं, फादर प्रॉमिस वाज दैट हिज डॉटर, जो कि माइनर है, विल एक्ट and the minor girl was not legally competent to be a promise and it was a void। ये क्या बोलता है कि पहला जो कि था कॉन्ट्रैक्ट था वो तो क्लियर कट हमने void ही बोल दिया कि माइनर के साथ था, तो हो गया। सेकंड वाला जो एग्रीमेंट था, सेकंड वाला, पहला वाला जो एग्रीमेंट था वो तो वैसे void हो गया क्योंकि माइनर के साथ था। सेकंड वाला जो एग्रीमेंट था उसके अंदर फादर के साथ वो एग्रीमेंट हुआ था, और फादर का उस एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कंसिडरेशन क्या थी कि मेरी बेटी को रोल दिया जाए। अब अगर यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि डायरेक्टर ने किया, तो डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल किया जाएगा। डायरेक्टर के ऊपर ये केस फाइल किया जाएगा कि उसकी जो बेटी है उसको कंपेल किया जाए, मतलब उस बेटी कंपेल किया जाए कि वो उस मूवी के अंदर एक्ट्रेस का काम करे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटी को हम कैसे कंपेल कर सकते हैं मूवी में काम करने के लिए, क्योंकि बेटी तो इट्स माइनर। फादर के लिए ध्यान से सुनिएगा, फादर के लिए
जो कंसिडरेशन थी वो कंसिडरेशन थी कि उस बेटी के साथ जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो एग्रीमेंट फुलफिल होना चाहिए। फादर के लिए कंसिडरेशन सिंपल थी कि मेरी बेटी के साथ जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि उसको मुंह आप रोल दोगे, वो एग्रीमेंट आपको फुलफिल करना है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो वो एग्रीमेंट तो वॉइड था, क्योंकि जब और अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो दूसरे एग्रीमेंट की कंसिडरेशन कैसे बन सकता है, वो तो वॉइड कंसिडरेशन हो गई, वो तो ऑटोमेटिकली वॉइड कंसिडरेशन हो गई ना। अब आगे इसमें जजमेंट, ठीक है, जजमेंट को देखते हैं। It was held that neither minor nor her father could sue on the promise. दोनों sue नहीं कर सकते मेरे ऊपर, क्यों? The agree यहाँ लाइन, ये लाइन 3 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। The agreement with the minor is null and void. इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बेटी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया वो null and void है। And the contract with her father, यहाँ से लाइन देखिएगा, and the contract with her father also not enforceable by law as the consideration for the father in the contract is the contract filled with her daughter, and such contract is itself void ab initio. In that case the consideration for father becomes void, क्योंकि फादर की इसमें जो कंसिडर वो तो एक तरीके से void कंसिडरेशन थी, क्योंकि फादर के लिए कंसिडरेशन ये थी कि मेरी बेटी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसको आपको फुलफिल करना है, लेकिन वो एग्रीमेंट तो अपने आप में वो एग्रीमेंट तो अपने आप में वॉइड है, तो कैसे उसकी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं? becomes void, and when consideration is void, how such contract goes? बताइए, ये चीज आपको क्लियर हुई? नहीं हुई तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसको कोई डाउट है तो? एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ आई एम एबल टू पुट इट राइट अक्रॉस। सर, ये आपकी स्लाइड में इसको फैक्ट्स में एग्रीमेंट स्टेट किया है, या ओरिजिनली भी इसको एग्रीमेंट ही रखा गया था, या ये ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट था, इसको बाद में वर्डिक्ट में नहीं मैम, एग्रीमेंट बोला? नहीं मैम, ये मैंने जो स्लाइड्स, मैंने ये केस मुझे याद था, तो कई जगह जहां मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है वो एग्रीमेंट ही रहेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स पूरा केस था ये, तो मैंने उसके फैक्ट्स शॉर्ट में मेंशन किए। आपको यहाँ पर वर्ड हर जगह एग्रीमेंट ही लिखना है, एक्सेप्ट बस यहाँ पे जो ये जो फादर है वो एक तरीके का भी हम उसको भी एग्रीमेंट ही मानेंगे। फादर जहां जहां यहाँ पे जी जी, तो एनी हाउ द कंसेप्ट विद द डॉटर और विद द फादर, वो दोनों लीगली तो एनफोर्सेबल दोनों ही नहीं थी, लेकिन जब ये किया गया होगा तभी के ही टर्म्स में किया गया था, तब कॉन्ट्रैक्ट किया था, और बाद में कोर्ट ने बोला कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट हुआ। दिस इज माय क्वेश्चन कि हम इसको है एग्रीमेंट। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैम हुआ, अगर मैं इस केस के और डेप्थ में जाऊं तो पहला वाला तो अपडेट हो गया, ठीक है, तो उसमें तो अपने ये जो सेकंड वाला जब हुआ तब ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन के साथ ही किया गया। कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैम, उसको हम कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारी इंटेंशन उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ही होती है। पर कहाँ उठता है कि जब वो कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है, कोर्ट उसके अंदर ये देखती है कि क्या जो सेक्शन 10 के एसेंशियल्स हैं, क्या इस एसेंशियल्स मेंशन हो रहे हैं, क्योंकि हम पार्टीज को क्या मान के चल रहे हैं कि पार्टीज को प्रॉपर्ली लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर पार्टीज को नॉलेज होती तो ये बात बाहर डिसाइड हो जाती कि ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो उस पर सूट फाइल हो ही नहीं सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैम, या मैं बोल दूं एग्रीमेंट करते हैं, तो हमारी इंटेंशन ये होती है करना है, लेकिन उसका कोर्ट के अंदर जब वो चैलेंज होता है तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम जिसको चैलेंज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट भी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। जब कोर्ट उस बात को एडमिट कर देती है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसके बाद उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुरू होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानती है कोर्ट तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करी ही नहीं जाती। यही बात राजरानी में कही गई मैम, इसी केस में कही गई, और कही गई खानगुल के केस में, और यही बात कही गई थी मोहरी बीबी के केस में कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं, वही मैं मैम की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की होती है, कभी भी एग्रीमेंट की नहीं होती है। लेकिन पार्टीज जब कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं तो ये होते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मानना या ना मानना
वो कोर्ट चेक करती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई, अगर वो प्रॉपरली अप्लाई हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो सीधा फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो कि फाइल किया जाता है उसमें कंपनसेशन या परफॉर्मेंस दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाता है तो फिर केस को सेट असाइड, क्योंकि कोर्ट कभी भी एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करवा सकते, केवल कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करवा सकते। अब क्लियर हुआ मैम? राइट, जी जी जी, ओके और किस ओके। डाउट है? शिवम, रेणुका, शुभांग? सर मतलब जो फादर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसका कंसिडरेशन ऊपर वाला एग्रीमेंट था। बिल्कुल रेणुका, और अगर क्योंकि फादर, अब वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, इसलिए तो जो फादर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी हुआ, ये बोला कोर्ट। क्योंकि फादर के, जो फादर ने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट की जो कंसिडरेशन थी वो कंसिडरेशन ये कि जो मेरी बेटी के साथ आपने एग्रीमेंट किया आपको वो फुलफिल करना है। लेकिन वो बेटी वाला एग्रीमेंट अपने आप में जब वॉइड है तो फादर की कंसिडरेशन तो हो गई ना, फादर की कंसिडरेशन अपने आप वॉइड हो गई। और हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा है कि देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, लेकिन यहां तो कंफुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। ओके अब समझ में आया या वापस समझाऊं? बताओ। नहीं सर, आ गया। शुभांकर, शिवम, आयुषी? यस सर, आ सर गया। तो उसे डायरेक्ट उसके फादर से कांटेक्ट करना चाहिए था ना, तो उसमें तो सब कुछ ही हो जाता, बेटी के साथ करना ही नहीं चाहिए था पहले। चलो हम अब फैक्ट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, अगली बार जब राज रानी करेंगे तो मैं उसको जरूर इस बात की जानकारी दे दूंगा, ठीक है? ओके ठीक है, कोई और डाउट हो तो बताओ शुभांकर। नहीं सर, क्लियर है सर। ये रेणुका ने जो पूछा वही था Clear? सर मेरे। हाँ, बस मैं फिर भी एक लाइन में फिर रिपीट कर देता हूँ बाई चांस अगर आपका कोई डाउट रहा हो। डायरेक्टर ने जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको रोल देने का मूवी वो अपने आप में वॉइड था, क्योंकि उसने माइनर के साथ किया था। उसमें अंदर क्या था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो एग्रीमेंट इटसेल्फ वॉइड था। और ये बात मैं कल बताना भूल गया, फिर उस बात को एक बार बता देता हूँ कि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, और एब इनिशियो लैटिन मैक्सिम है, जिसका मतलब आपको पता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग। एब इनिशियो मतलब होता है इनिशियली, और वॉइड का मतलब वॉइड आपको पता है दैट व्हेन एन एग्रीमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग इज वॉइड इट इज कॉल्ड एज वॉइड एब इनिशियो। तो माइनर के साथ जब भी मैं किसी एग्रीमेंट में एंटर हो गया वो अपने आप में वॉइड है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकती है। अब उस एग्रीमेंट को कंसिडरेशन मान के फादर ने डायरेक्टर के साथ किया कि आप मेरी बेटी है कि जब पहला वाला एग्रीमेंट जो कि अपने आप में वॉइड हो गया है तो वो सेकंड वाले एग्रीमेंट की कैसे कंसिडरेशन बन सकता है, क्योंकि हम को कभी भी कंपेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिचुएशन उल्टी हो जाती कि माइनर रिफ्यूज कर देती कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, माइनर बोल देती मैं नहीं करती, तो क्या सेकंड एग्रीमेंट डायरेक्टर फादर को कंपेल कर सकता था कि आप अपने माइनर से मेरी मूवी में काम कराओ? वो नहीं कंपेल कर सकता था, क्योंकि हम कभी कंपेल नहीं कर सकते। इसलिए इस केस में यही बोला गया कि माइनर के साथ जो पहला वाला एग्रीमेंट था वो ही सेकंड वाले एग्रीमेंट कंसिडरेशन थी। इसलिए दोनों एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टर को सू नहीं कर सकते हैं कि उसने को मूवी के अंदर रोल नहीं दिया। ठीक है, चलिए केसेस के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। अब हम एक प्रोविजन में आपको थोड़ा इस माइनर के साथ ही रिलेट करना चाहूंगा। एक्चुअली यहां तक अभी भी हमारा डिस्कशन जो था, मतलब कोर्ट में जो चल रहा था 1949 तक की सीरीज लिखी है सारी, लास्ट में 1949 लिखा, फिर 1928 लिखा, फिर 1903 लिखा। अब तक माइनर का जो एग्रीमेंट था उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि एक्चुअली हो क्या रहा है, माइनर के कैसे हम माइनर को प्रिवेंट करें, और कैसे हम माइनर को तो प्रिवेंट करें ही करें, लेकिन कैसे हम जो माइनर व्यक्ति है उसके राइट्स को भी कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वरना ये तो मिसयूज होने लग जाएगा। हम माइनर को आगे करके माइनर कोई भी प्रॉपर्टी सामने वाले से ले लेने से मना कर दे,
क्योंकि ये सारे के सारे केसेस के अंदर चाहे वो खानकुल हो, खानकुल में रेस्टिट्यूशन की बात करी गई थी और कहीं पे भी रेस्टिट्यूशन की बात नहीं की गई, लेकिन इसके ऊपर लॉ आना बहुत जरूरी था। इसलिए एक सेक्शन आया, फिर सेक्शन 33। ये सेक्शन 33 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आज आप चाहें तो समझेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 ने सारा का सारा जो भी एक तरीके से डाउट्स आ रहे थे माइनर के केस में एग्रीमेंट करने में, उसके सारे क्लियर कर दिए। सेक्शन 33 को हम पढ़ते हैं, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका मार्जिनल नोट पढ़ते हैं। टू रिक्वायर बेनिफिट to be restored or compensation to be paid when instrument is cancelled or is successfully registered as being void or voided। आपको पावर दी जा रही है कि जो भी बेनिफिट सामने वाली पार्टी को दिए गए हैं आप उनको रिस्टोर कर सको और साथ ही अगेंस्ट में कंपनसेशन भी क्लेम कर सको, अगर इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ भी आ जाएगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट एक तरीके कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर उसको वो ट्रांजेक्शन वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है, वॉइड और वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है, तो जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं उनको वापस है, और अगर कोई भी कंपनसेशन क्लेम करना है तो हम कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। ये एसआरए का सेक्शन 33 बोलता है। हमारे लिए जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है बी क्लॉज। हम 1 और 2 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑन adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom relief is granted to restore so far as may be any benefit। ये जनरल क्या बात कर रहा है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट हुआ जिसके अंदर पार्टीज के आपस में ट्रांजेक्शन होना था, और ये आता है कि कोर्ट उसके अंदर ये ऑर्डर करती है अगर सामने वाली पार्टी को रिलीफ चाहिए, सामने वाली पार्टी चाहिए, तो उसको कोई भी अगर बेनिफिट्स मिले हैं उसको वापस देने पड़ेंगे। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप गए मॉल सामान परचेज करने के लिए, ठीक है, आपने मॉल में सामान जब परचेज किया, आपने फॉर एग्जांपल एक जैकेट परचेज करी। जैकेट जब आप वापस लेकर आए तो आपने ये बोला जैकेट की जैकेट फटी हुई थी एक जगह से, तो आप मॉल के वाले के पास गए और आपने ये बोला कि जी मैंने जो जैकेट आपने मुझे दी थी वो जैकेट, ठीक है, उसके अंदर स्टिचिंग की दिक्कत है या कुछ भी उसके अंदर कलर फेड या कुछ भी आप रीजन देते हैं कि वो जैकेट सही नहीं है। शॉपकीपर आपको क्या कहेगा कि ठीक है सर, आप बड़ा साइज ले लो, छोटा साइज ले लो, या दूसरी जैकेट ले लो, और आप दूसरी जैकेट ले आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहली जैकेट जिसका रंग हुआ था या जिसके अंदर स्टिचिंग की दिक्कत थी, उस जैकेट का क्या होगा? आपकी जो एक जैकेट की प्राइस 2000 थी, आप तो 2000 में 2 जैकेट ले आए, चाहे रंग फेड ही हो रखा था, लेकिन आप तो 2 जैकेट ले आए ना। तो सेक्शन 33 इसके अंदर ये बोलता है कि अगर आपको दूसरी जैकेट चाहिए, फेड हो गया था, दूसरी जैकेट चाहिए, तो आपको पहले वाली जैकेट को सामने वाले को रिटर्न करना पड़ेगा। क्या बोलता है? द कोर्ट में रिक्वायर्ड टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, मतलब आपको रिलीफ मिला है कि आपको दूसरी जैकेट दी जा रही है, टू रिस्टोर सो फार एज मे बी any benefit he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require। जैसे आपने वो जैकेट और आप शादी में चले गए, ठीक है, और जब जैकेट पहली बार धुली तो उस जैकेट का रंग फेड हो गया। दूसरा, जब आप वो जैकेट लेकर आ रहे थे तब वो कहीं ना कहीं किसी आपकी गाड़ी में फंस गई और वो जैकेट भी फट गई, मतलब रंग तो फेड हुआ था कंपनी वालों की वजह से, लेकिन वो आपकी गाड़ी से किसी हुक में लगकर वो फट भी गई। तो कोर्ट ये कहती है कि आप जैकेट तो उनको वापस करोगे, वो तो आपको करना है क्योंकि आपको नई जैकेट चाहिए। अगर आपको नई जैकेट चाहिए तो आपको पुरानी रिटर्न करनी पड़ेगी, और साथ अगर कोई कंपनसेशन भी बनता है तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। And to make any compensation which justice may require। अगर जस्टिस कहता है कि आपको कंपनसेशन कुछ देना पड़ेगा तो कंपनसेशन भी आप दोगे, और साथ साथ आप उस जो बेनिफिट है वो आपको रिस्टोर भी करने पड़ेंगे अगर आपको रिलीफ चाहिए तो। अगर आप फेडेड जैकेट घर में रख के खुश हो तो आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको रिप्लेस कराने वाली रिटर्न करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट कहां से आता है? ये कंसेप्ट आपका आता है सेक्शन 33(1) से। आप जैसे ई कॉमर्स से कुछ भी सामान मंगवाते होंगे, कुछ भी अगर दिक्कत आती तो वो क्या कहते हैं कि जी पहले आप रिटर्न प्लेस करो, आप रिटर्न प्लेस करोगे फिर हम पैसे आपको वापस देंगे,
और या जब आप रहोगे तब उसी वक्त आपको नया पीस दे दिया जाएगा। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपको तो हम नया पीस भिजवा रहे हैं, आप तो पुराना वाला 10 दिन बाद दे दें, क्योंकि जब नया वाला आपको मिल गया और पुराना वाला भी आपने रखा हुआ है तो आप रिटर्न क्या करोगे? आप अमेजन का फोन ही नहीं उठाओगे कि जब एक में मुझे 2 बेनिफिट मिल गए, पर क्यों? क्योंकि आपको तो जो चाहिए था आपको मिल गया, आपको पुरानी जैकेट भी मिल गई, नई जैकेट भी मिल गई। ठीक है, तो ये 33 क्लॉज 1 से ये कंसेप्ट आता है रीस्टोर। ठीक है, ऑल्दो कुछ ये कंसेप्ट हमारे सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी मैच करता है, लेकिन वो 64 को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको मेन माइनर बताना चाह रहा हूं कि माइनर के केस में क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द, जहां डिफेंडेंट को रेजिस्ट कर रहा है वो सूट परफॉर्म करने से। अब ध्यान रखिएगा, जहां पर माइनर पार्टी होता है वहां पर प्लेंटिफ कौन बने? प्लेंटिफ बनेगा वहां पर प्लेंटिफ बनेगा डिफेंडेंट, वो सॉरी वहां प्लेंटिफ बनेगा, प्लेंटिफ तो रहेगा मेजर और डिफेंडेंट रहे माइनर। क्योंकि जैसे अगर हम उसमें देखते हैं आपके इस मोहरी बीबी के केस में, तो प्लेंटिफ कौन था? प्लेंटिफ तो था मोहरी बीबी, जो डिफेंडेंट कौन था? डिफेंडेंट सन था। खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में भी क्या हुआ? डिफेंडेंट तो था माइनर और प्लेंटिफ था मेजर। ये अदीब के केस में उल्टा हो गया था कि प्लेंटिफ माइनर हो गया था और डिफेंडेंट मेजर हो गया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम आ रहा है कि अगर डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट रुक रहा है किन ग्राउंड्स पे, तो फिर क्या होगा? अगर डिफेंडेंट परफॉर्मेंस करने से रुक रहा है तो किस ग्राउंड पे वो रुक सकता है? देखिए, पहला क्लॉज है दैट एन इंस्ट्रूमेंट सॉट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइडेबल। सबसे पहले तो क्या है कि जो सूट जिसको भी उसके अगेंस्ट में इंस्ट्रूमेंट है और उसको एनफोर्स करने की बात की जा रही है वो वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जब सामने वाली पार्टी के ऑप्शन में होता है ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का। और ये ध्यान रखिएगा कि वॉइडेबल को जब तक वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक वो एज अ वैलिड ही कंसिडर किया जाता है, ये ध्यान रखना। वॉइडेबल को जब तक वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा वो एज अ वैलिड ही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट रिसीव्ड एनी बेनिफिट, ये इसने बोला है कि अगर डिफेंडेंट के पास ये अधिकार था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता था और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया है तो ऐसे में उसने जो भी बेनिफिट रिसीव किए हैं वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो उसको वापस सामने वाली पार्टी को देने पड़ते हैं। सो फार एज मे बी सच बेनिफिट पार्टी और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट। आपको अब ये बार बार आपके सामने एक शब्द आ रहा है, सो फार एज मे बी, यहाँ पे भी देखा तुम, यहाँ पे भी आपने देखा रिसीव टू अनदर पार्टी एंड टू मेक एनी कंपनसेशन टू विच जस्टिस में रिक्वायर। जगह जगह ये सो फार एज मे बी क्यों आ रहा है कि जितना वो कर सकता है उतना करेगा। अब हम इस शब्द को समझ कि ये क्यों आ रहा है। यहाँ पर जैसे आप लिखा हुआ है सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट। अब मैं थर्ड कॉलम में आपको ये बात समझाऊंगा। ठीक है, अब सेकंड आता है कि डिफेंडेंट रेजिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, क्यों? अब दी बी पॉइंट है हमारे काम का, that the agreement sought to force against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of Indian Contract Act। यहाँ इसने माइनर वर्ड यूज नहीं किया, इसने सेक्शन 11 के ऊपर जो लोग भी कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के उनके ऊपर इसने सेक्शन 33 सब क्लॉज 2 का बी क्लॉज अप्लाई। सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सब क्लॉज 2 का बी क्लॉज डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और ये बोल दिया कि अगर सेक्शन 11A की इनकैपेसिटी की वजह से, सेक्शन 11A की इनकैपेसिटी होने की वजह से अगर डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द एग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी रिक्वायर हिम टू रिस्टोर सो फार एज मे बी to the extent to which he or his estate has been benefit there। अब मैं आपको ये so far as मैं बताता हूं। बी क्लॉज में क्या बोलते हैं, उसको बेनिफिट मिले हैं वो सारे के सारे उसको रिस्टोर करने। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस का, जिसमें 17,000 रुपए उसको मिले थे। प्लॉट का जो था वो 17,000 पे, चलो 17,000 उसमें तो रिटर्न नहीं हो गए। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं मोहरी बीबी वाला कि 10,500 लेकर आया था धर्मदास घोष से।
अब कोर्ट ने सेक्शन 33 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी अप्लाई और ये बोला कि बच्चे को रिस्टोर करना पड़ेगा। बच्चा ये कहता है कि 10,500 में से मैंने 2,000 रुपए तो मैंने खर्च दिए, 2,000 रुपए तो मैंने 2,000 रुपए का तो मैंने कुछ गेम परचेज कर लिया या मोबाइल परचेज कर लिया, तो वो तो गए। तो अब कितने बचे? अब पैसे बचे 8,500। तो कोर्ट ये कहती है कि 8,500 तो तुम रिटर्न करो, बिकॉज सो फार एज मे बी जितना मेरे पास बचा हुआ है वो तो रिटर्न करो ही करो, कि कोर्ट ये कहती है कि 2,000 रुपए आप इसको कंपनसेट करो। तो क्या होगा, जितना मेरे पास अमाउंट बचा हुआ है वो अमाउंट तो मुझे उसको वापस करना होगा, के साथ अगर कोर्ट को लगता है कि इसको कंपनसेशन भी देना है तो वो मैं कंपनसेशन भी उसको दूंगा। दोनों चीजें इसके अंदर आती है। ये क्लियर हुआ आपको 33 सेक्शन एसआरए का? बताइए। बताइए, कोई डाउट? सर क्लियर है सर। क्लियर? रेणुका, आयुषी, यस शुभांकर? यस सर क्लियर है। ठीक है, रेणुका? यस सर क्लियर है। क्लियर है। मैम? या ठीक है। विशाखा? सर ठीक है, तो ये आप सर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर कंसिडरेशन ऐसी है जो कि रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब कुछ एस नेचर का कंसिडरेशन है जिसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, तब कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? तो फिर कंपनसेशन हो जाता है। जैसे कि माइनर ने 10,500 रुपए तो वहां से ले लिए धर्मदास घोष से, और 10,500 का उसने फॉर एग्जाम्पल 10,000 उसने आगे किसी और को दे दिया, 10,500 उसने आगे दिया और वो पैसा लेके भाग गया। और या 10,500 छोड़ो, हम तो ये कहते हैं कि उसने 10,500 का घोड़ा परचेज। अब क्या करें? व्यक्ति कहेगा जी दिया तो मैंने कैश था, आप मुझे रिटर्न हॉर्स कर रहे हो। तो कोर्ट कहती है कि हॉर्स को ही रखो और साथ 5,000 रुपए और कंपनसेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जस्टिस इक्विटी का कंसेप्ट आ गया कि इक्विटेबल जस्टिस आना चाहिए, कि आपने अगर माइनर को प्रिवेंट किया है कि हम तुम्हें कंपेल नहीं करने से, इसका मतलब ये कि सामने वाली पार्टी अननेसेसरी माइनर की वजह से अपने राइट्स को खत्म कर रहे हैं। तो हमने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि माइनर के पास है, माइनर उसको तो रिस्टोर करे, और अगर रिस्टोर करने के बाद भी उसका लॉस कवर नहीं हो पा रहा है तो कंपनसेट करे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं कि सेम ए एक माइनर था और बी मेजर था। माइनर ने क्या किया, मेजर को जाके ये बोला कि मैं आपका खरीदने को रेडी हूं और मुझे आप अपना खेत दे दो। मेजर ने ये बोला कि देखो मेरी खेत के ऊपर अभी फसलें बिल्कुल कटने की उस पे आ चुकी हैं, बिल्कुल मुझे सब ये कब काटनी है, तो मैं तुम्हें दे तो देता हूं, लेकिन वैसे तो मेरी जमीन की कीमत 1,00,000 रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें 1,50,000 के अंदर बेचूं क्योंकि 50,000 रुपए का मेरी ये भी है। माइनर ने बोला ठीक है। माइनर ने बोला कि तुम प्रॉपर्टी तो आज मेरे नाम कर दो और मैं तुम्हें 3 दिन बाद पैसा दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से। अब क्या होता है कि जिस दिन माइनर के पास वो प्रॉपर्टी आती है और मेजर चला जाता है प्रॉपर्टी छोड़ के, माइनर क्या करता है, वो सारी की सारी फसल काट लेता है, दूसरे दिन वो सारी फसल जाके बेच आता है। ठीक है, क्योंकि उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ था, उसको पता था कि मैं इसको 1,50,000 रुपए देने के लिए कंपेल तो किया, 1,50,000 रुपए कंपेल तो किया नहीं जा सकता। और लैंड की बात होगी तो लैंड वापस कर दूंगा, रिस्टोर कर दूंगा लैंड वापस, कि लैंड दीजिए, लैंड वापस कर दे, 50,000 उससे तो प्रॉफिट मैंने कमा लिया। ये माइनर सोचे बैठा था। अब हुआ वही कि सूट फाइल हो गया, माइनर ने बोला ठीक है जी मैं परफॉर्म तो करूंगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मैं माइनर हूं, वापस कर देता हूं। तो अब मेजर ये बात बोलेगा कि जी मेरी लैंड उसके पास गई, वापस आ गई, लेकिन इस लैंड के ऊपर 50,000 रुपए का फसल थी, उसका क्या होगा, वो फसल तो दो। और माइनर बोलता है जी फसल के पैसे तो मैं खा गया। अब तो कोर्ट ये बोलेगी कि आप लैंड तो वापस करो ही करो, साथ वो जो 50,000 रुपए की फसल थी उसको कंपनसेट करो। अब क्लियर हो गया रेणुका? यस सर। तो हम या तो रिस्टोरेशन करके अगर जस्टिस हो रहा है सामने वाली पार्टी को, बहुत अच्छा है, अगर रिस्टोरेशन करके जस्टिस नहीं हो रहा है फिर हम एडिशनल उसको, क्योंकि आप यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, The court, if the defendant has benefit under the agreement of other party, require him to restore so far as may be such benefit to the party to the extent to which he has benefit thereby। ये तो माइनर के केस में लिखा है, लेकिन अगर ऊपर का कहते हैं
तो वहां पर हमने ये देखा है बेनिफिट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर बेनिफिट में कंपनसेट और टू मेक एनी कंपनसेशन। तो आप साथ साथ को बेनिफिट भी दो और बेनिफिट अगर नहीं सफिशिएंट है तो आप उसको कंपनसेशन भी दो। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. अगर आपका कभी भी माइनर का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और उसके अंदर अगर आपने इन 3 में से 2 केसेस लिख दिए और सेक्शन 33 को एक्सप्लेन, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सेक्शन 33 के सब क्लॉज 2 के बी को कभी नहीं पढ़ते और जब एसआरए पढ़ना शुरू करते हैं जहां तक पहुंचते हैं तब तक वो सेक्शन जाते हैं। इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे मर्ज कर दिए, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपने आगे चलते हैं। अब आता है एक एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन जहां पर माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी होता है एंटर होने के लिए। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर सेक्शन 11 में फिर इनकॉम्पिटेंट क्यों लिखा और सेक्शन 68 के अंदर आपने लिख दिया कि माइनर कॉम्पिटेंट, ये कैसे हो गया? तो उसका ये आंसर है कि सेक्शन 11 के अंदर वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेक्शन 68 के अंदर क्या वर्ड लिखा हुआ है? सेक्शन 68 के अंदर वर्ड लिखा हुआ है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको याद, कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स बट दे हैविंग द रिलेशन और दे हैविंग द राइट्स और ड्यूटीज जस्ट लाइक पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली। सेक्शन 68 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी बड़े आदमी ने, कोई भी मेजर ने अगर माइनर को कुछ भी फायदा दिया है, जो कि जैसे हुआ ए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ठीक है, उसका छोटा भाई था बी, ठीक है, ए की बहुत जल्दी डेथ हो जाती तो चाइल्ड अपने, उसका चाइल्ड था A1, ठीक है, बी बहुत गरीब होता है या बी के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ए बहुत पैसे वाला होता है, तो एस्टेट डेथ के बाद ए की A1 को चली गई। लेकिन वो एस्टेट का करेगा क्या जब वो बच्चा अभी 2-2.5 साल का? तो क्या होता है, बी ये कहता है कि मैं इसकी बी ने उसकी परवरिश करी और 20 साल तक उसकी अच्छी एजुकेशन और सब उसका दिया। अब बी हो गया बिल्कुल ही बी के पास, तो बी ने A1 को बोला, अपने मतलब चाचा ने अपने भतीजे को बोला कि आप मुझे पैसा दो वापस जो मैंने परवरिश के ऊपर लगाया है। तो भतीजा बोलेगा कि जी मैं कैसे आपको पैसा दूं, मतलब भाई का बेटा बोलेगा कि मैं आपको क्यों पैसा दूं, कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर आप मुझे लाइफ टाइम सब, आप मुझे अगर 20 से 21 साल तक अगर कुछ भी मेरी परवरिश करोगे तो उसका मैं पैसा आपको दूंगा। अब देखिए क्या होता है, मैं यही आपको बता रहा था कि अब वो ब्रदर के सन ने बोला कि अपने चाचा को कि जी मैं आपको क्यों पेमेंट करूं, आपने मुझे ये थोड़ी ना, आपका और मेरा कोई डिसाइड थोड़ी ना हुआ था कि मैं अगर तुम्हें अच्छी परवरिश तो उसका पैसा मैं तुमसे वापस लूंगा, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, तो मैं आपको क्यों पेमेंट करूं? तो उसका जवाब आता है सेक्शन 68, जहां पर वो जो चाचा है वो अपने बेटे से अमाउंट रिकवर कर सकता है और यहाँ पर माइनर को पार्टी माना जाता है। ठीक है, माइनर को पार्टी मानने का मतलब ये है कि माइनर के टाइम पे, माइनॉरिटी के टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था, लेकिन वो एंटर हुआ नहीं था, लेकिन उस पार्टीज के बीच में जो चाचा और भाई के बेटे के रिलेशन थे वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी के थे। हम सेक्शन 68 को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को नेसेसरीज सप्लाई करी है, जरूरत जो है उस व्यक्ति को जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। अब इनकेपेबल कौन है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? या तो माइनर होगा और या अनसाउंड माइंड होगा, दो ही तो होंगे ना, इन दो के अलावा कोई और तो होता नहीं है, या तो माइनर होगा या अनसाउंड माइंड होगा। तो क्या होता है कि अगर उसको आप नेसेसरी सप्लाई करी है तो उस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हो, किससे? उस बच्चे से, उस माइनर से या उस इनकैपेबल पर्सन से, मैं वर्ड उस इनकैपेबल पर्सन से। अब आगे हम देखते हैं, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन, या तो व्यक्ति इनकैपेबल में एंटर करने के लिए, और एनीवन whom he is legally bound to support, या तो ऐसा व्यक्ति जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या कोई ऐसा जो कि लीगली बाउंड है दूसरे व्यक्ति को
सपोर्ट करने के लिए, और वो व्यक्ति उसको सप्लाई करता है नेसेसरीज जो कि जरूरत वाली सारी है, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो कि उसके जीवन में उसके लिए जरूरी है। जैसे एक बच्चे के लिए क्या है, अच्छा खाना, अच्छी मेडिकल एड, अच्छी ये सारी चीजें अगर उसने उसको प्रोवाइड करी है। लेकिन इसके अंदर वो नहीं आता है कि उसको 20,000 रुपए की उसने कोई टॉय दिलवा दिया या 30,000 रुपए की कोई बाइक दिलवा दी, ये नेसेसरीज नहीं। यहाँ पर वर्ड इसलिए नेसेसरी यूज हुआ। नेसेसरी में क्या आता है, उसको अगर न्यूट्रिशियस डाइट का कोई है, या उसकी कोई मेडिकली अगर वो बाई चांस वो मेडिकल केयर की जरूरत थी तो मेडिकल केयर प्रोवाइड करिए आपने, आपने उसको एजुकेशन प्रोवाइड करी है, बिकॉज दीज आर द नेसेसरीज विच आर सूटेड टू द इन लाइफ, जो कि उस माइनर के लिए जरूरी थी। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, वो व्यक्ति जिसने ये सप्लाईज फर्निश करी है, इज एंटल टू बी रीएम्बर्स। देखिए वर्ड यहाँ पर कंपनसेट यूज नहीं हुआ है, वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से रिकवर करेंगे। अगर उस इनकेपेबल पर्सन के पास में अमाउंट है, अगर भाई के बेटे को केवल कैश ही मिला था और कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, तो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग चाचा कैश नहीं क्लेम कर सकता है। चाचा केवल माइनर की प्रॉपर्टी में से ही क्लेम कर सकता है अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, और वो केवल उससे अपने आप को रीएम्बर्स करेगा। वो अमाउंट कौन सा होगा रीएम्बर्स करने वाला, वो अमाउंट होगा जो कि उस बच्चे की के लिए नेसेसरी सप्लाई करी गई है उसके जीवन के लिए। बताइए 68 आपको हुआ क्लियर? बताइए, कोई डाउट है आपको? बताइए विशाखा, शुभंकर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरी थी। ठीक है शुभम, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्शन 68 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इनकैपेबल होने के लिए, देखिए इनकैपेबल दो ही लोग होते हैं, या तो माइनर होगा, अनसाउंड माइंड होगा। बार्ड बाय लॉ का तो कंसेप्ट अलग है। तो अगर कोई माइनर या अनसाउंड माइंड है जो कि इनकैपेबल है में एंटर होने के लिए, और या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दूसरे व्यक्ति को लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, जो कि लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, तो उस व्यक्ति को जो कि इनकैपेबल पर्सन है उसको नेसेसरी सप्लाई करता है। नेसेसरी मतलब वो जरूरत की चीजें सप्लाई करता है जो कि उस व्यक्ति की जीने के लिए जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी उसकी एजुकेशन उसके लिए जरूरी है, उसकी मेडिकल हेल्थ के उसके लिए मेडिकल एड अगर आपको उसको प्रोवाइड करना है, या उसका अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसमें ये नहीं आ जाता है कि आपने उसको 30,000 रुपए की बाइक दिलवा दी, 50,000 रुपए का लैपटॉप दिलवा, कि ये भी तो नेसेसरीज में आएगा? नहीं, ये नेसेसरीज में नहीं आता। नेसेसरीज में एजुकेशन, अच्छी मेडिकल एड अगर जरूरत है उसको, और अच्छी डाइट, ये तीन चीजें उसकी नेसेसरीज के अंदर आती हैं। बाकी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि उसको कोई भी जैसे उसके पाँव में कोई दिक्कत है, मेडिकली वो अनफिट है, अब वहां पे उसके लिए नेसेसरीज क्या आ जाएंगी? उस नेसेसरीज आ जाएंगी व्हील चेयर, या वो जो वॉकर होता है चलने के लिए। तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन केवल नेसेसरी जो कि उसके जीवन के लिए जरूरी है। और अगर उस व्यक्ति को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई हैं, तो वो जो बड़ा व्यक्ति है, मेजर है, वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी में से अपना जो भी सारा खर्चा है वो रीएम्बर्स कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो केवल प्रॉपर्टी में से रीएम्बर्स करेगा। अगर बच्चे के पास कैश में है तो वो कैश से रीएम्बर्स नहीं कर सकता है, केवल प्रॉपर्टी से ही रीएम्बर्स करेगा। क्लियर हो गया शिवम? ये सर क्लियर है। मैम क्लियर है आपको? यस, मैं सिर्फ एक छोटा सा जस्ट टू रिट्रेट, तो जहां जहां भी वर्ड हाँ जी। प्रॉपर्टी आएगा इट विल ऑलवेज मीन ओनली द प्रॉपर कैश और एनी अदर मटेरियल एसेट। नहीं मैम, प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दो ही तरीके की प्रॉपर्टी। राइट, प्रॉपर्टी में कभी भी इंक्लूड, ओके ओके, प्रॉपर्टी में केवल वो आता है। एक्चुअली मैम जो ये चीजें आ रही है ना मैम, इसके लिए हमें एक एक्ट और पढ़ना पड़ता है कि जहां पर हमें प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी शब्द हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। मैं एक एडिशनल बात और बताया तो मैम ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको ऐसे किसी वर्ड का मीनिंग जो वर्ड
आपके एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, तो वो मीनिंग हम कहाँ से देखते हैं बताइए? आंसर मालूम है बताइए? शिवम, शुभांकर, रेणुका। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। मैं ये बोल रहा हूँ शुभांकर कि मैं कोई एक्ट पढ़ रहा हूँ और उस एक्ट के अंदर मुझे कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है और मुझे उस शब्द की डेफिनेशन पता करनी है, तो मैं वो डेफिनेशन कहाँ से देख सकता हूँ? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सर जनरल Interpretation क्लॉज। clause- जनरल क्लॉज। सर वो क्या बोला डेफिनेशन वाली जनरल क्लॉज सर। शुभांकर ने? सही बोला, जनरल क्लॉजेज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में तो है ही नहीं ना, सेक्शन में है ही नहीं वो डेफिनेशन। उस सेक्शन, आपने सही बोला कि हम सेक्शंस में से हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी शब्द है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में नहीं है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर डिफाइंड है। मैं आपको देख के बता दूंगा सेक्शन, मुझे एग्जैक्टली सेक्शन याद नहीं आ रहा कि जहाँ पे प्रॉपर्टी शब्द डिफाइंड है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट। लेकिन अगर एक एडिशन पूछता हूँ, बाई चांस जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? अब बताइए। अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट में मीनिंग नहीं है तो फिर हम कैसे मीनिंग देखेंगे उस शब्द का? शिवम, शुभांकर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, एक बार रिपीट कीजिएगा सर। पूछ रहा हूँ कि अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी वो डेफिनेशन नहीं है तो फिर, और मुझे उस शब्द की डेफिनेशन देखनी है, तो मैं डेफिनेशन कहाँ से देखूंगा वो? लॉ। वेरी गुड विशाखा, लीगल ग्लॉसरी। क्योंकि इंटरप्रिटेशन के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो इंटरनल एड के साथ एक्सटर्नल एड भी होती है, तो एक्सटर्नल के अंदर डिक्शनरी एक एक्सटर्नल एड कंसिडर करी जाती है, तो वहां पर हम डिक्शनरी, और डिक्शनरी का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी का मतलब वहां पे है लीगल डिक्शनरी जो कि गवर्नमेंट में निकाली हुई होती है। तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी शब्द के बारे में अगर कोई मतलब देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था जुडिशरी के अंदर, मैं वो आपको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने आईपीसी नहीं पढ़ी, मैं पहले एक लाइन बताता हूँ, वो क्वेश्चन इससे रिलेट किया था, मैं बताता हूँ को वो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि हमें ये है, जब हम आईपीसी का सेक्शन 87 88 जब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन, तो 88 आईपी लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर, मतलब ये 88 एक्चुअली डॉक्टर्स को वो देता है, प्रिवेंट करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे को कोई उसको मेडिकल एड पहुंचाते वक्त अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो वो डॉक्टर उसके लिए लायबल नहीं होता। आज जैसे डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट कोई हार्ट का है या कैंसर का है, और उसको ठीक करते करते अगर डॉक्टर तो अपना 100 दे रहा है लेकिन पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो देखा उस केस में पेशेंट उसकी डेथ के लिए लायबल नहीं होता है। अब ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि वो डेथ के लिए लायबल नहीं? जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन लगाते लगाते उसकी पल्स चली गई और वो मर गया, ठीक है, हुआ ये नेचुरली, लेकिन वो इंजेक्शन लगा रहा था और वो इंजेक्शन इस इंटेंशन से लगा रहा था कि मैं इसको बचा सकूं, लेकिन ये उससे मर जाता है, तो इसमें डॉक्टर को प्रिवेंट करने का सेक्शन है, तो वो आपका सेक्शन 88 है आईपीसी का, जो कि आपकी जनरल एक्सेप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर उस व्यक्ति की हेल्प करता है, उसको ठीक करने में, मेडिकल केयर देनी है, तो वो 88 का उसको डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि अगर कुछ ऑपरेशन करते हुए या कुछ भी मेडिकल एड देते हुए अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये सेक्शन 88 के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। ये हुआ 88। 88 के बाद 89 में क्या लिखा हुआ है कि 12 साल से कम का कोई भी बच्चा, आप आईपीसी में देखिएगा, 12 साल का बच्चा कभी भी कंसेंट नहीं दे सकता। 89 में ये बात लिखी हुई कि 12 साल से कम का बच्चा कभी भी कंसेंट नहीं दे सकता है अगर उसके साथ कोई भी मेडिकली अगर प्रॉब्लम है। तो 12 साल से कम का बच्चा अगर कोई मेडिकल केयर चाहता है तो उसको अपने गार्जियन को ले जाना पड़ेगा, जब गार्जियन कंसेंट देगा
तो ही डॉक्टर इलाज करे। अब प्रश्न क्या उठता है कि एक 16 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और ये बोलता है कि जी मेरा आप खून का ऑपरेशन कर, लिवर जो पथरी हो जाती है जैसे, या और मैं बोलूं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, कोई भी छोटा ऑपरेशन मेरा कर दो। तो डॉक्टर ने क्या पढ़ा? डॉक्टर ने पढ़ा था सेक्शन 89 पढ़ा था। 89 पढ़ा तो उसने ये देखा कि 12 साल से कम का बच्चा तो मेडिकल के लिए कंसेंट नहीं देता है, लेकिन ये तो 16 साल का, लेकिन कंसेंट इसने दे दी है तो मैं इसका मेडिकली ऑपरेशन कर देता हूँ। उस डॉक्टर ने उस पेशेंट का ऑपरेशन, ये जुडिशरी पूछा है, ये मैं बना नहीं रहा हूं। अब देखिए कहा उन्होंने कहा उसको कनेक्ट किया। आप ये देखिए 16 साल के उस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। अब ऑपरेशन करने के बाद वो बच्चे ये बोला जाता है कि अब आप पैसा दो। अब उस बच्चे ने पढ़ रखा था मोहरी बीबी, वो ये बोलता है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल हूं ही नहीं। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल नहीं हूं तो मैं आपको ऑपरेशन का 20,000 रुपए कहां से दे दूं? फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कि जी रिस्टोर पथरी वापस तो ना डल सकती है उसके अंदर। अब ऐसे केस में क्या डॉक्टर के पास ऑप्शन है? क्योंकि गार्जियन तो ये कहेगा कि जी हमने, गार्जियन तो मोहरी भी एक्सेप्शन उठा लेगा कि जी गार्जियन तो कभी लायबल होते ही नहीं है, और ये बच्चे का आपने खुद किया, हमने तो कहा नहीं था कि इसकी हेल्प करो आप और आप इसका इलाज करो। अब यही बच्चे से आप ले लो, और बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है ही नहीं। अब ऐसे केस में डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए था नहीं। 12 साल से ज्यादा की उम्र का वो बच्चा था तो वो कंसेंट तो दे सकता था। सेक्शन 1889 आईपीसी के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो फिर आता है सेक्शन 60। सेक्शन 68 के तहत वो डॉक्टर उस बच्चे से कंपनसेशन या अमाउंट रिलीज करा सकता है। वो चीजें जो कि उसकी जिंदगी के अंदर जरूरी थी उसने वो सप्लाई करी है। उसकी जिंदगी में क्या जरूरी था? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखिए इस चीज को कहां कनेक्ट किया जाता है। एक एक प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको ध्यान से घर पर रूम पे अपने घर पे एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो फिर ये इसका, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आते हैं हर जगह। चाहे आप कॉलेज से अगर आप निकल के कहीं पे भी आप देंगे तो प्रैक्टिकली आप एनालिटिकली कितने अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं। अब जिसको ये 68 प्रोविजन मालूम था उसने डायरेक्टली इसका आंसर कर दिया कि जी 68 है। बाकी आप सोचते हैं कि अब 16 साल के बच्चे को तो कैसे कंपेल कर दें, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इसके अंदर अप्लाई नहीं होती है, सेक्शन 33 भी इसके अंदर अप्लाई नहीं होता है, सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो 68 के तहत वो डॉक्टर उससे पैसा ले लेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रख, हाँ ये ध्यान, जी मैम ध्यान रखिएगा। रेणुका क्लियर हुआ? यस सर। मैम आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आते हैं। अब हमारा माइनर ज्यादा आपको जुडिशरी तक इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मैक्सिमम है। अगर आपने सारे प्रोविजन याद रख लिए तो माइनॉरिटी का क्वेश्चन, अगर माइनर का क्वेश्चन आपका है तो भी आप अगर इतना लिख देंगे तो इतना कोई स्टूडेंट लिखेगा ही नहीं, ये मोर देन सफिशिएंट आपका आंसर होगा। अब हमने पहला क्लॉज तो पढ़ लिया, अब आप दूसरा क्लॉज बात करता है अनसाउंड माइंड के बारे में, कि अनसाउंड पर्सन क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। उसके लिए इन्होंने डिटेल में बताया है सेक्शन 12 में। इन्होंने ये बोला है कि अनसाउंड माइंड का मतलब है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर हम सेक्शन को ना देखें तो हम दो प्रकार के व्यक्ति अनसाउंड माइंड होते हैं। सबसे जो वैसे साउंड होते हैं लेकिन ओकेजनली अनसाउंड हो जाते हैं, और या कोई बाय बर्थ ही अनसाउंड होते हैं। अब ओकेजनली अगर जो साउंड होता है ट्रैक में एंटर हो सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मैं दिन में, या ए नाम का एक व्यक्ति है जो दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे वो अनसाउंड है, उसको अटैक्स आते हैं, लेकिन बाकी के जो है 12 घंटे वो नॉर्मल रहता है। तो प्रश्न ये उठता है क्या वो 12 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? कौन है अनसाउंड माइंड? किसको मैं अनसाउंड माइंड बोलूंगा? इन दोनों प्रश्नों के जवाब है सेक्शन 12 के अंदर। 12 को देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 अ पर्सन जनरली साउंड, इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो व्यक्ति जो कि जनरली साउंड माइंड का है वो ओकेजनली अनसाउंड, जो वैसे साउंड माइंड का लेकिन कई बार वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है
कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ माइंड। मैं वैसे साउंड माइंड का हूं, लेकिन कभी कभी मैं अनसाउंड माइंड का हो जाता हूं, तो जब मैं अनसाउंड माइंड का हूं तब मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी प्रश्न फिर है कि अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है। अब हम मीनिंग देखते हैं। अ पर्सन इज कैपेबल टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही कैन फॉर्म रैशनल जजमेंट as to the effect on rights if he entered into a contract। सिंपल कि जब भी मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तो साउंड माइंड वाला व्यक्ति वो कहलाएगा जो कि अपने दिमाग के अंदर रैशनली एक सोच पा रहा है, पता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या लीगल ड्यूटीज आ जाएंगी, मेरे ऊपर क्या लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, और मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लीगल राइट्स हो जाएंगे। सारे के सारी जो व्यक्ति समझ सकता है वो साउंड माइंड व्यक्ति माना जाता है। एंड ही इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर सेक्शन 11 का जो बार है वो नहीं लगता। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्लॉज 2 क्या कहता है। अ पर्सन जनरली अनसाउंड साउंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड। वैसे मैं अनसाउंड माइंड का हूं, लेकिन मैंने ऐसा उदाहरण दिया कि 24 में से 10 घंटे मैं अनसाउंड माइंड रहता हूं, मेरे जैसे कोई भी एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी 14 घंटे मैं नॉर्मल रहता हूं, तो मैं 14 कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता हूं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो असेंस है, उस वक्त मुझे साउंड माइंड, अगर मैं दिन के 24 घंटे में से 15 मिनट ही साउंड माइंड का रहता हूं, तो 15 मिनट में अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो माना यह जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक कैपेबल पर्सन ने किया है, ना कि अनसाउंड पर्सन ने किया है। तो देखिए वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही कैन फॉर्म रेशनल एज टू द इफेक्ट ऑन द राइट्स इफ ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तब उसको पता होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर क्या आ सकते, ऊपर क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। अगर ये वो समझ पा रहा है तो हमेशा हम अनसाउंडनेस कब चेक करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उस वक्त। अगर वो साउंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन अगर वो उस वक्त अनसाउंड है और जनरली वो साउंड माइंड का रहता है लेकिन उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का है, तो मानना ये जाएगा कि पर्सन इज एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए ये चीज आपको क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट है किसी का? बताइए। यही चीज उस पे मैरिज एक्ट में भी होती है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट पे भी अप्लाई होती है सेक्शन 5 में अनसाउंड नहीं 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 नहीं, उस वक्त हाँ आप सेक्शन के सब क्लॉज 2 के अंदर जा रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट में, जहाँ पे अनसाउंडनेस के बारे में डिस्कस कर रखा है। एक्चुअली नहीं सॉरी, हाँ सी में है, अनसाउंड माइंड के बारे में सी लिखा हुआ है। एक्चुअली होता ये है कि आप मैरिज वाले पॉइंट के ऊपर हम क्यों अनसाउंडनेस को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये हो सकता है लेडी अनसाउंड माइंड की है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अब वो सेकंड मैरिज तो कर नहीं सकता, इसलिए हमने उस मैरिज को वॉइड कंसिडर किया। ध्यान दीजिएगा, अनसाउंड माइंड के साथ अगर कोई शादी होती है तो वो शादी कहलाती है वॉइडेबल मैरिज। वो शादी कहलाती है वॉइडेबल के सेक्शन 12 के अंदर वो बात लिखी हुई है। तो वहां पे भी हम ये देखते हैं, क्योंकि अब आप जब सेक्शन 5 सी को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है वाइल एट द टाइम गिविंग कंसेंट। आप पढ़िएगा सेक्शन 5, मैं भी आपको यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, आप अगर घर जाके हिंदू लॉ को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है वाइल एट द टाइम ऑफ कंसेंट टू द मैरिज द गर्ल एंड बॉय शुड बी कैपेबल। और इसलिए अगर वहां पर हमें उसको वॉइड मैरिज बनाना होता तो हम उसको सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लेकर आते। हम उसको सेक्शन 12 में से लेके गए कि चाहे वो अनसाउंड माइंड की है, चाहे जैसे जैसे उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, ठीक है, एपिलेप्सी के अटैक आते थे तो हस्बैंड ने ये बोला कि ठीक है मेरी शादी इससे हुई है, इसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं। अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या यहाँ पे होता है कि अगर वॉइडेबल मैरिज है तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है? बताइए फटाफट। अगर वाइफ वो है अनसाउंड माइंड है, बताइए। सर हस्बैंड। उसको वॉइड क्वेश्चन बिल्कुल, रिपीट मैं चलो शिवम ने आंसर कर दिया, फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर वाइफ अनसाउंड माइंड की थी और शादी हो जाती है और वो शादी वॉइडेबल मैरिज कहलाती है एज पर सेक्शन 12। अब ऐसे केस में उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करने की ताकत किसके पास है?
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वॉइडेबल को एक पार्टी जिसके अगेंस्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विक्टिम है, एक तरीके से बताऊं, उसके ऑप्शन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है। लेकिन वही शादी के उसके वाले केस में वो उस शादी को वैलिड भी बना सकता है, वॉइड भी बना सकता है। तो यहाँ पर अनसाउंड माइंड की थी वाइफ, तो हस्बैंड के ऑप्शन के ऊपर वो शादी वैलिड रहती है। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ विशाखा? यस सर। मैम कोई आपका डाउट है? नहीं। शिवम, रेणुका, शुभांकर? नो डाउट। नो सर, विदाउट नहीं। चलिए, तो इससे आगे अपने कल करते हैं। ठीक है, अपना बस अनसाउंड माइंड कल ये कंप्लीट हो जाएगा सारा, और कल हम अब बेरेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आपके वो बार बार डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं रिगार्डिंग के एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस कब कंप्लीट होता है। तो कल अपने बेरेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको एक आइडिया आ गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन कैपेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, क्योंकि ये सारे बेरेक्ट से बाहर की चीज थी जो मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन के एक्सप्लेन कर दी। अब जब अपने कॉन्ट्रैक्ट में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और मुझे कहीं लगेगा कि आपको मुझे एक ब्रीफ आइडिया इसका साथ और देना चाहिए, तो मैं आपको टाइम टू टाइम वो देता रहूँ। कल से बस हार्डली शायद 1-1.5 घंटे में, हार्डली आधे घंटे में मैं ये बाकी की जो स्लाइड्स है रिमेनिंग ये हैं, ये मैं आपको समझा दूं, स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा। जैसे आप अगर बाई चांस नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा इससे। ठीक है, कोई और डाउट रिमेनिंग तो नहीं है? बताइए मुझे, बताइए। सर सब हमारा क्लियर है आपको? कंसिडरेशन रह रहा है अभी हाफ, कंसिडरेशन कंप्लीट हाँ नहीं हाँ हुआ। हाँ 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 हाँ, मुझे ध्यान है। वो मैं, लेकिन अभी मुझे क्या आपके क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादा आ रहे थे, मैंने एक बार क्वेश्चन को हम 25 में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी जब तक हम 25 तक जा रहे हैं तब तक कंसिडरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए कैपेसिटी और ये और आपका फ्री कंसेप्ट भी बचा हुआ है। तो काफी, अभी तो हम इंट्रो के पार्ट पे ही चल रहे हैं कि मैं आपको पहले एक बार सारा कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के बारे में एक आइडिया दे दूं, एक उसका आपको मैं मैप बना दूं पहले, फिर अपने अंदर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पढ़ रही हो अपने पढ़ते चलेंगे। कंसिडरेशन का अपने को एक बार ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब कंसिडरेशन कब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और कब कंसिडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हम सेक्शन 25 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी आगे अपने पढ़ेंगे। अभी कल तो अपने इस अनसाउंड वाले कंप्लीट करके एक बार इसके अंदर मैंने एक केस लॉ और लिखा हुआ है, अभी इसको हम और पढ़ेंगे। और साथ हमने अब तक बार्ड बाय लॉ भी नहीं पढ़ा है, कि जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट था, ये वाला कंसेप्ट, ये देखिए ये वाला, ये जो 3 कंसेप्ट है अभी तक अपने इसके ऊपर नहीं है, तो कल अपने इसको डिस्कस करेंगे एक बार कि एलियन, एनिमी, कन्विक्ट कैसे डिस्क्वालीफाई है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। ठीक है, तो चलिए हम कल कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अभी तो नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है? अगर एक बार आप घर पे आज पढ़ लीजिएगा, एक बार सेक्शन 10 को, सेक्शन 11, सेक्शन 12 को, और सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, और सेक्शन आपके क्या बोलते हैं 33 को पढ़ लीजिएगा, और एक बार 68 को भी पढ़ लीजिएगा। मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको आज एक पार्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, इनको साथ साथ आप पढ़ते जाइए, जिससे आप आपको पूरा मैं नहीं समझाने वाला कि एक एक चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज जहां कनेक्ट हो रही मैं वो कनेक्ट करके आपको बताता जाऊं कि ये चीज यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये चीज यहाँ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, चलिए अब कल कंटिन्यू करते हैं हम आगे से। कोई कोई और डाउट तो नहीं है? बताइए, हो तो आप मुझे जीरा पे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर, थैंक चलिए, थैंक यू, बाय।